इंटरनेट पर लगभग हर कल्पनीय विषय पर साजिशी सिद्धांतों की भरमार है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकारें दुनिया का अंत तेज करना चाहती है। कुछ लोग मानते हैं कि चांद पर उतरना नहीं हुआ या कुछ मशहूर हस्तियों को हम शक्लों से बदल दिया गया। ये बस कुछ उदाहरण हैं। नंबर 20। हम में से कई लोग बिग ब्रदर शब्द से परिचित हैं, जो पहली बार जॉर्ज ऑरवेल की 1948 में लिखी डिस्टोपियन उपन्यास 1984 में आया था, जिसे आज भी उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इस किताब में ऑरवेल ऐसे भविष्य का वर्णन करते हैं जहां पूरी दुनिया पर एक सरकार राज करती है। ये वह युग है जहां जनता को आदेश मानने को मजबूर किया जाता है, वरना उन्हें एक गुप्त कमरे रूम 101 में भेजा जाता है, जहां से वे मानसिक और आत्मिक रूप से टूट जाते हैं। किताब का सबसे यादगार पहलू है कि सभी की निगरानी होती है और कोई भी विद्रोह या गलती सख्ती से दबा दी जाती है। वास्तविक दुनिया में बहुत से लोग डरते हैं कि यह हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। ये साबित हो चुका है कि सरकारें अपने नागरिकों की जासूसी कर रही हैं। एक उदाहरण यह है कि जब कोई किसी दोस्त से नया उत्पाद खरीदने की बात करता है तो कुछ ही मिनटों में उसी उत्पाद के विज्ञापन उसके स्मार्ट डिवाइस पर दिखने लगते हैं। विसल ब्लोअर्स ने साबित किया है कि एनएसए जैसी एजेंसियां लोगों की फोन कॉल्स लंबे समय से सुन रही हैं, जबकि वे दावा करती थीं कि वे प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगी। इसका नतीजा ये है कि आम जनता में डर और शक की भावना बढ़ गई है, खासकर क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने और अपने प्रियजनों से जुड़े रहने के लिए अपने डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप की जरूरत होती है। इस विषय पर साजिशी सिद्धांत 2000 के शुरुआती वर्षों में बढ़ने लगे, जब यह घोषणा की गई कि एनालॉग टीवी को व्यवस्थित रूप से हटाया जाएगा और उसकी जगह डिजिटल टीवी लाई जाएगी। इस बदलाव को अपनाने वाला पहला देश जर्मनी था, जब 2003 में उस देश में सभी स्थलीय एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए गए थे। अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि 2009 में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे और इस बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा 2015 तय की गई थी। इस बदलाव का कारण एनालॉग स्पेक्ट्रम का पुनः उपयोग था। इसे 4G और 5G सेवाओं के प्रसारण के लिए मुक्त किया जाएगा। लेकिन डिजिटल में बदलाव से दर्शकों को अपने पसंदीदा शो देखते समय बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी भी मिलेगी। डिजिटल तकनीक एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेस में कई चैनलों का प्रसारण संभव बनाएगी। अधिकांश लोग उत्साहित थे कि वे अब शो हाई रिजोल्यूशन में देख सकेंगे, लेकिन कुछ को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने विरोध किया कि स्विच के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें शक था कि पर्दे के पीछे कुछ खतरनाक चल रहा है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने अजीब दावे किए और कई लोग उनसे सहमत हुए। उन्हें चिंता थी कि नए डिजिटल टीवी जिनकी जरूरत टेलीविजन देखने के लिए होगी, उनमें छुपे हुए कैमरे लगे होंगे जो हमारे घर या दफ्तर में रहते हुए हमारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अस्पताल, सरकारी इमारतें और बार, रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थान भी इससे नहीं बचे। जब तक ये बदलाव पूरा होता, तब तक लगभग पूरी दुनिया 24 घंटे निगरानी में होती और निजता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। इस जानकारी का उपयोग विज्ञापन या जासूसी जैसे कई उद्देश्यों के लिए हो सकता था। हालांकि अब ज्यादातर लोगों के पास डिजिटल टीवी है, लेकिन कई लोग अभी भी घर में असहज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिग ब्रदर उन पर नजर रख रहा है। नंबर 19। ग्रेविटी फॉल्स एक एनिमेटेड सीरीज है जो जून 2012 से 2016 तक प्रसारित हुई। हालांकि इसे बच्चों के लिए प्रचारित किया गया है, लेकिन इस शो में वयस्कों जैसा एहसास होता है, जिसमें शैतानी कब्जा और वयस्क हास्य जैसी चीजें शामिल हैं। ये शो रहस्यमयी जुड़वा डिपर और मेबल पाइन्स के बारे में है, जो ग्रेविटी फॉल्स नामक रहस्यमयी शहर में अपने ग्रेट अंकल के पास भेजे गए थे। ग्रंकल स्टैंड इन भाई बहनों से अपनी मिस्ट्री सैक चलवाते हैं, जो उनका टूरिस्ट ट्रैप है। दोनों ट्विंस शहर के रहस्यों को सुलझाने रोमांचक सफर पर निकलते हैं। महत्वपूर्ण किरदारों में सूस, हैंडमैन, वेंडी, शांत कर्मचारी, बूढ़े मैकगकेट, स्थानीय रसोइया, लिल गिडियन, बाद में विलन,
और स्टैनफोर्ड, किताबों के लेखक स्टैन के भाई शामिल हैं। इस सीरीज का एक पुरुष खलनायक बिल साइफर है जो त्रिकोणीय राक्षस है और ग्रेविटी फॉल्स पर कब्जा चाहता है। इस शो से जुड़ी साजिश हमें फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाती की दिशा में ले जा सकती है। एक प्रशंसक ने बताया कि डिपर असली नाम नहीं बल्कि उपनाम है। वे कहते हैं कि दोनों भाइयों स्टैनली और स्टैनफोर्ड के नाम मिलते हैं। जुड़वा बच्चों के नाम भी शायद ऐसे ही होंगे। उस सिद्धांतकार ने डिपर के लिए मेबल जैसा नाम जैसे गैबल सुझाया। खोज के बाद उसे पता चला कि यह एक नाम है जिसका अर्थ है 2 ढलान वाली छत के किनारों के बीच त्रिकोणीय दीवार। ये पूरे शो की सामान्य भावना और बिल साइफर उस राक्षस से मेल खाता है। एक अन्य सिद्धांतकार ने वैकल्पिक सिद्धांत दिया। वो बताते हैं कि स्टैनली और स्टैनफोर्ड दोनों के नाम एक जैसे शुरू होते हैं, इसलिए यही नियम डिपर और मेबल पर भी लागू होगा। उन्होंने मेसन नाम सुझाया जैसा फ्री मेसन में होता है। वह इल्यूमिनाती पिरामिड प्रतीक की छवि दिखाते हैं जो फिर दोनों किरदारों को जोड़ता है। कुछ लोगों के अनुसार स्टैनफोर्ड ने 6 किताबें लिखी, पर हमें केवल दूसरी और तीसरी किताब की जानकारी है। कुछ लोग मानते हैं कि सूस ने किताब लिखी क्योंकि उसे शहर की खूब जानकारी है। बूढ़े मैगकेट के पास भी ऐसी एक किताब है जिससे वो अपनी अजीब मशीनें बनाता है। लिल गिडियन के बारे में भी कुछ साजिशी सिद्धांत है, जिनमें से एक यह कहता है कि उसने अपनी मां के दिमाग से खिलवाड़ करने के लिए एक ताबीज का इस्तेमाल किया था। उसकी मां के चेहरे पर हमेशा डरी हुई सी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सीरीज के एक मौके पर उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा था, बस वैक्यूम करती रहो, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह सच में अपने और अपने बेटे के बीच हुई किसी बात से डरी हुई थी और उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है। शो के बाद के सीजनों में पिरामिड को हरा दिया जाता है, लेकिन कई प्रशंसकों का मानना है कि वह बच गया और अब ग्रंकल स्टैन के दिमाग में है। फिल्म थ्योरिस्ट्स ने सुझाव दिया कि साइफर स्टैन को तब कंट्रोल कर रहा है जब वो सो रहे होते हैं और इसके संकेत पूरे शो में जगह जगह बिखरे हुए मिलते हैं। एक मुख्य सुराग तीसरी डायरी में है। डायरी में निम्नलिखित लिखा था, पता चलता है कि मेमोरी मिटाने का असर अतीत की महत्वपूर्ण तस्वीरों और लोगों के संपर्क में आने से उल्टा जा सकता है। स्टैन जल्दी ठीक हुआ क्योंकि हमने याददाश्त मिटने का असर ताज़ा रहते ही संपर्क के 1 घंटे के भीतर रिकवरी शुरू कर दी थी। अगर किरण का असर सच में तब उलट गया जब उसे अपनी यादें वापस मिल गई, तो इसका मतलब हो सकता है कि साइफर अभी भी उसके अंदर है। सिद्धांतकार इस सिद्धांत के समर्थन में बिल साइफर के उल्टे संदेश और असली साइफर मूर्तियों की खोज जैसे सुरागों का हवाला देते हैं। पूरे शो में दोनों किरदारों के बीच कुछ अजीब समानताएं भी हैं। इसका समर्थन करने वाला एक और सबूत एक साजिश से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टैन सिफर को धोखा देने के लिए झूठी यादें बना सकता है। वह गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वेंडिंग मशीन में कोड डालकर हर बार 5 बटन दबाता है। एपिसोड ड्रीमस्केप्स में गैंग जब उसकी यादों में जाता है तो एक याद में अलग कोड दिखता है। एक एपिसोड में सभी किरदारों को जमीन पर बने चमकते प्रतीक चक्र पर रुकना होता है। वहां 9 प्रतीक हैं जिनमें से हर एक किसी न किसी किरदार से जुड़ा हुआ है। कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि बिल का निर्वासन न होने का कारण सिर्फ स्टैन का हस्तक्षेप नहीं बल्कि किरदारों के गलत प्रतीकों पर खड़े होना भी है। वे खासतौर पर डिपर और वेंडी का जिक्र करते हैं। डिपर जिसकी टोपी पर चीड़ का पेड़ बना है, चीड़ के पेड़ के प्रतीक पर खड़ा है और वेंडी बर्फ के प्रतीक पर है। लड़की बाहर रहने की ज्यादा शौकीन है और लकड़हारे के परिवार से है, इसलिए शायद वही चीड़ के पेड़ के प्रतीक पर खड़ी होनी चाहिए। इस बात का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि शो के अंत में दोनों अपनी टोपी आपस में बदल लेते हैं। डिपर बर्फ का प्रतीक है क्योंकि वो बर्फ ले जाता है और कूल रहना उसके किरदार के लिए जरूरी है। नंबर 18। लोग सदियों से रात के आसमान से मोहित रहे हैं और विद्वान बहुत लंबे समय से तारों का अध्ययन कर रहे हैं। तब से हमने अपने सौरमंडल और उन सौरमंडलों के बारे में बहुत कुछ सीखा है जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है।
बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि प्राग ऐतिहासिक काल से जाने पहचाने हैं, क्योंकि ये रात में बिना दूरबीन दिखते हैं। लेकिन अन्य ग्रह ज्यादा पकड़ में नहीं आते। पहली दूरबीन से की गई खोज 1781 में हुई थी, जब विलियम हर्शल ने यूरेनस की पहचान की थी, और 1848 में योहान गैले ने नेपच्यून की खोज की, जब उन्होंने अर्बेन ले वेरियर और जॉन काउच एडम्स के कार्य का अध्ययन किया। प्लूटो, जिसे अब ग्रह नहीं माना जाता, की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बो द्वारा की गई थी, और अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। तब से हमने ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, लेकिन कुछ साजिश सिद्धांतकार, जिनमें एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी है, मानते हैं कि हम अपनी आकाशगंगा के एक खास पहलू के बारे में गलत रहे हैं। खगोल शास्त्री पॉल कॉक्स ने हमारे सूर्य के बारे में कुछ विवादास्पद दावे किए हैं, और उनका मानना है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इसके पीछे है। अधिकतर लोगों ने उनके अजीब दावों को नकारा, लेकिन कुछ ने उन्हें उनकी प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री की छवि के कारण सच मान लिया। कॉक्स ने जून 2016 में ये विवादास्पद बयान दिए थे, जब वह 8 घंटे का लाइव शो प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बुध ग्रह के सूर्य के पार जाने की घटना पर चर्चा की थी। ये शो वेबसाइट SLU पर प्रसारित किया गया था, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्क्रीन पर बुध की स्थिति बताते हुए उन्होंने अचानक पूछा, आप सोच रहे होंगे सूरज के पास वह बड़ा गोल चीज क्या है? उन्होंने कहा कि दर्शक पृथ्वी के दूसरे सूरज को देख रहे हैं, और मजाक किया कि शायद ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व से अनजान हैं। दर्शक इस बयान से हैरान रह गए। पहले कुछ को लगा कॉक्स मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में साफ हुआ कि वह इस मामले में गंभीर है। उन्होंने बताया कि दूसरा सूरज अक्सर कई एजेंसियों जैसे नासा द्वारा जनता से छुपाया जाता है, लेकिन वे इस रहस्यमय साजिश में शामिल किसी और एजेंसी का नाम नहीं बता सके। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, इन बयानों ने तुरंत ही ऑनलाइन हलचल मचा दी। षड्यंत्र सिद्धांतकार ब्लॉगर्स लिखने बैठ गए और उस दूसरे सूरज के बारे में पोस्ट करने लगे जो दशकों से हमसे छुपाया गया था, जबकि अन्य लोग सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाने लगे कि हमें पूरी जिंदगी सरकार ने झूठ बताया है। इस षड्यंत्र सिद्धांत की समस्या यह थी कि इसे उस व्यक्ति ने सुझाया था जिसे उस समय तक अपने क्षेत्र में सम्मानित माना जाता था और जिसने अपने करियर के दौरान बहुत सारा खुद का शोध किया था। इसी कारण षड्यंत्र सिद्धांतकार इस पर तुरंत टूट पड़े और इस कथित धोखे की खबरों से इंटरनेट भर दिया। कॉक्स के सहयोगी खगोलविदों ने तुरंत बताया कि वे जिस वस्तु की ओर इशारा कर रहे थे वह वास्तव में ग्रह बुध था, जिस पर वे चर्चा कर रहे थे। अन्य खगोलविदों और विशेषज्ञों ने उनके दावों को खारिज कर जनता को आश्वस्त किया है कि हमारे पास सिर्फ एक सूरज है और कोई खगोलीय पिंड छुपा नहीं है। नंबर 17। पावरपफ गर्ल्स एक लोकप्रिय एनिमेटेड शो है जिसमें 3 सुपर पावर वाली लड़कियां हैं। वे टाउन्सविल की रक्षक है। इस तिकड़ी में लाल बालों वाली नेता ब्लॉसम, प्यारी सुनहरे बालों वाली बबल्स और गुस्सैल बटरकप हैं। कहानी के अनुसार प्रोफेसर यूटोनियम अपनी लैब में परफेक्ट छोटी लड़कियां बनाने की कोशिश कर रहे थे जब एक और तत्व केमिकल एक्स मिश्रण में शामिल हो गया। नतीजा 3 सुपर हीरो का समूह था, लेकिन यह शो फैन षड्यंत्र सिद्धांतकारों से नहीं बचा और ब्रेंडा थ्योरी शुरू हुई। ब्रेंडा थ्योरी कहती है कि पावरपफ गर्ल्स एक ही होस्ट का हिस्सा है। होस्ट दर्शकों के लिए अज्ञात है, लेकिन सिद्धांतकारों ने इसे ब्रेंडा नाम दिया है। कहा जाता है कि इस लड़की को इस धारणा के कारण कि उसके बड़े भाई ने उसे सताया था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया था। भाई मोजो जोजो बनकर आता है, जो सीरीज का मुख्य विलन है। सिद्धांतकारों ने देखा हर लड़की किसका प्रतिनिधि है। ब्लॉसम वही है जिसे ब्रेंडा बनना चाहती है। वह परिपक्वता और समझदारी चाहती है। बबल्स उसका नर्म और चुलबुला पक्ष था। वह मासूमियत और वह अधीनता दर्शाती है जो असल में होस्ट में थी। कभी कभी बबल्स में थोड़ा आक्रामक पक्ष भी दिख जाता था, इसी वजह से उसे कभी कभी थोड़ा ज्यादा जोशीला भी दिखाया जाता है। बटरकप आक्रामक पक्ष है। उसकी रचना
होस्ट के बदमाशी के जवाब में हुई थी। ये किरदार जीवन से असंतोष को दर्शाता है। हालांकि उसे आमतौर पर एक ज्यादा हिंसक व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, वह छुपी हुई गहराइयों का भी संकेत देती है, लेकिन ऐसी गहराइयां बबल्स के लिए ही रखी गई हैं। एक सिद्धांतकार ने उस भाई को राउडी रफ बॉयज से जोड़ दिया। भाई के बारे में बस इतना पता है कि उसकी वजह से मानसिक समस्याएं हुई और उसे मुख्य खलनायक माना गया। विरोधी राउडी रफ बॉयज का निर्माता है, जिससे मोजो जोजो राउडी रफ बॉयज का पिता बनता है, जो ब्रेंडा सिद्धांत के मामले में भाई की जटिल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस व्यक्ति की साजिश के अनुसार लड़ाई से पैदा हुई जलन और तनाव के कारण भाई में भी वही मानसिक समस्याएं विकसित हो गई और उसने उसे काल्पनिक दुनिया में ढूंढ लिया। वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और लड़कियों का मुकाबला करने के लिए लड़कों को बना डाला और एक अस्तित्वहीन जगह में उसे लगातार परेशान करता रहा। राउडी रफ बॉयज में ब्रिक है, जो आत्मविश्वासी और स्वतंत्र लड़का है। बच उस रूप को दर्शाता है जैसा भाई तब बन गया जब उसने अपने भाई बहन को तंग करना शुरू किया। बूमर उस दौर का प्रतीक है जब वो मासूम और प्यारा था और बहन से नफरत नहीं करता था। इस सीरीज की एक और साजिश है कि हिम, शैतानी आकृति, अपनी इच्छा से कभी भी फिर जीवित हो सकता है, जिससे वो बार बार लौटता है। एक रेडिट उपयोगकर्ता का मानना है कि हिम के पास पुनर्जीवन की शक्ति है और उसे पूरी तरह हराया नहीं जा सकता, केवल उसकी एस्ट्रल ऊर्जा घटती है। हर बार जब दर्शक हिम को मरते देखते हैं, वे सिर्फ ऊर्जा के प्रक्षेपण होते हैं। एक रेडिट यूजर के मुताबिक प्रोफेसर ने लड़कियों को बनाने में अपना डीएनए इस्तेमाल किया क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। उसने जीवन बनाने के लिए जरूरी चीजों का इस्तेमाल अलग तरीके से किया और शायद उसमें अपना कुछ जीवनदायी द्रव भी मिलाया। एक साजिश के अनुसार प्रोफेसर ने नैतिक कारणों से लड़कों के बजाय लड़कियों को बनाने का फैसला किया। नर्सरी कविता के अनुसार लड़कियां शक्कर, मसाले और अच्छी चीजों से बनी हैं। ये साधारण बिना नुकसान वाले तत्वों को दर्शाता है, जबकि छोटे लड़के सांप, घोंघे और पिल्लों की पूंछ से बने होते हैं, जो शायद ज्यादा क्रूर है। वह किसी को चोट नहीं देना चाहता था, इसलिए दूसरा रास्ता चुना। नंबर 16। 1920 के दशक के दौरान चीनी राष्ट्रवादी पार्टी ने सुझाव दिया कि यांगजी नदी पर एक विशाल बांध बनाया जाए। इस परियोजना के पीछे जो विचार था, जिसे अब यांगजी नदी थ्री गॉर्जेस जल संरक्षण परियोजना के नाम से जाना जाता है, उसे कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया था, जब तक कि 1953 में यह निर्णय नहीं लिया गया कि इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाए और एक स्थान का चयन किया जाए। इसके निर्माण का एक मुख्य कारण उन विनाशकारी बाढ़ों को नियंत्रित करना था जो नदी के किनारे टूटने पर आई थीं। लेकिन यह देश के कई क्षेत्रों के लिए बिजली उत्पन्न करने के साथ साथ आंतरिक व्यापार को भी संभव बना सकता था। कई लोग तुरंत इसके समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह परियोजना एक बुरा विचार है। वे चिंतित थे कि बांध टूट सकता है और 13 लाख से अधिक लोग अपने घर और संभवतः अपनी जान भी खो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कई प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थल पूरी तरह नष्ट हो जाते, पुरातात्विक स्थल खो जाते और नदी के किनारे रहने वाले लोग बेसहारा हो जाते। फिर यह सिद्धांत था कि करीब 42 अरब टन पानी को रोकना पृथ्वी के लिए हानिकारक होगा। आलोचकों ने कहा कि पानी पृथ्वी को अस्वाभाविक रूप से हिलाएगा और इससे प्राकृतिक आपदाएं, मुख्य रूप से भूकंप और भूस्खलन, दुनिया भर में होंगी, जिससे कई लोगों की जान चली जाएगी या वे अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। फिर सुझाव आया कि इसकी जगह बांधों की श्रृंखला बने। वे छोटे, प्रबंधन में आसान और प्रस्तावित परियोजना से कम पानी वाले होंगे। वे बड़े बांध जितनी बिजली पैदा करेंगे और बाढ़ को उतनी ही प्रभावी तरह नियंत्रित करेंगे। लेकिन उनकी चिंताएं अनदेखी रह गई। फिर भी उनकी आशंकाओं के कारण बांध के निर्माण में 40 साल की देरी हुई, जो आखिरकार 1994 में शुरू हुआ। लेकिन तब भी इस परियोजना में समस्याएं थीं। फंड खत्म होने पर चीन ने विश्व बैंक से लोन मांगा, लेकिन पर्यावरण समस्याओं के डर से उसे मना कर दिया गया। निर्माण का पहला चरण 1997 में पूरा हुआ और 2003 में
जलाशय भरना शुरू हुआ। इससे लगभग 1200 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हमेशा के लिए खो गए। बांध की मुख्य दीवार 2006 में पूरी हुई और 10 साल बाद यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई। 2024 में एक वायरल दावा फैलना शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि थ्री गोर्जेस बांध के पानी ने पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर दिया है। इस दावे की जांच की गई और ये सच पाया गया, लेकिन यह भी पता चला कि घूमने की गति में बदलाव नगण्य था, क्योंकि पृथ्वी सामान्य से केवल 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी घूम रही थी। ये बात दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत बन गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कई साजिश सिद्धांतकारों ने इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस बारे में अजीबोगरीब दावे करने शुरू कर दिए कि उनके अनुसार असल में क्या हो रहा था। उन्होंने कहा कि पानी की भारी मात्रा जिसने पृथ्वी के घूर्णन में असंतुलन पैदा किया था, अब पृथ्वी के मौसम के रुझानों को भी प्रभावित करने लगी थी। वे इस बात को लेकर भी आश्वस्त थे कि इसी वजह से हाल ही में आए कुछ भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं हुई थी। वे इस सिद्धांत के समर्थन में सबूत नहीं दे सके। नासा ने यह बताया है कि पृथ्वी का घूर्णन वैसे भी बदलता रहता है और 3 घाटी बांध की वजह से हमारे ग्रह पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह के डर को एक हाशिए का सिद्धांत मानकर खारिज कर देना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 15, कार्टून स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स एक पीले स्पंज की कहानी है जो गैरी नामक पालतू घोंगे के साथ बिकिनी बॉटम शहर में रहता है। बिकिनी बॉटम प्रशांत महासागर की तलहटी में स्थित है। वह स्पंज क्रस्टी क्रैब में फ्राई कुक है जिसे मिस्टर क्रैब्स चलाते हैं। स्पंज बॉब और उसका सबसे अच्छा दोस्त पैट्रिक नामक स्टारफिश साथ में रोमांच पर निकलते हैं और शरारतें करते हैं। अन्य मुख्य किरदार स्क्विडवर्ड है जो एक चिड़चिड़ा स्क्विड और फ्राई कुक का साथी व पड़ोसी है। पर्ल एक किशोरी स्पर्म व्हेल मिस्टर क्रैब्स की बेटी है। सैंडी चीक्स पानी के नीचे रहने वाली गिलहरी एक मुख्य किरदार है। सालों से इस मजेदार कार्टून को लेकर कई तरह की साजिशी थ्योरीज सामने आई हैं। ज्यादातर साजिशें मिस्टर क्रैब से जुड़ी हैं। कई लोग पहले से ही ये थियरी जानते हैं कि क्रैबी पैटिस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्रैब मीट है, लेकिन इससे जुड़ी कई और साजिशी थ्योरीज भी हैं जो क्रैब्स और पैटिस के बारे में हैं। रेडिट यूजर वाला रूबार्द ने बताया कि मरी हुई व्हेल पूरे इकोसिस्टम के लिए ईंधन बनती है। इसे व्हेल फॉल कहते हैं, जो इतने पोषक तत्व देता है कि लंबे समय तक इकोसिस्टम को बनाए रखता है। इस रेडिटर को अजीब लगता है कि क्रैब्स की बेटी व्हेल है, लेकिन शो में पर्ल की मां का कभी जिक्र नहीं होता और ना ही ये बताया जाता है कि वह उसका अभिभावक कैसे बना। सिद्धांतकारों के मुताबिक उसने व्हेल के शव पर्ल की मां को ढूंढकर वही रेस्टोरेंट खोल लिया। उसे व्हेल की बेटी शिशु रूप में मिली और उसने उसे गोद लिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने उस शव का इस्तेमाल अपने पैटीज के एक घटक के रूप में किया, लेकिन जाहिर है ये आपूर्ति एक दिन खत्म हो ही जाती। अगर ऐसा होता वह कारोबार कैसे चलाता? इस साजिश के अनुसार क्रैब्स पर्ल के बड़े होने का इंतजार कर रहा था और फिर कॉलेज भेजने के नाम पर उसे पकाकर ग्राहकों को परोस रहा था। शायद क्रैब्स ये काम सालों से करता आ रहा है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चला या किसी ने सवाल भी नहीं किया। एक वैकल्पिक सिद्धांत उसी किरदार को हत्यारे पागल के रूप में दिखाता है। नेस्टी पैटी एपिसोड में दिखाया गया है कि वह किरदार लाश छुपाना जानता है। इस एपिसोड में एक हेल्थ इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट आया, लेकिन मालिक को लगा वो ठग है जो मुफ्त खाना चाहता है। क्रैब्स स्पॉन्ज बॉब से जहरीला क्रैबी पैटी बनाने को कहता है, जिसे खाकर इंस्पेक्टर बेहोश हो जाता है। मदद बुलाने के बजाय लालची क्रैब लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। आउट ऑफ द पिक्चर एपिसोड में क्रैब्स ने सोचा स्क्विडवर्ड के मरने पर उसके आर्ट की कीमत बढ़ेगी, इसलिए उसे खत्म करने की कोशिश की। शुरुआत में उसने कर्मचारी को खतरनाक मिशनों पर भेजा, पर असफल होने पर स्क्विडवर्ड के सिर पर हथौड़े से वार करने की कोशिश की। इस सीन में वही एहसास था जैसा स्टीफन किंग की द शाइनिंग में था। पूरे कार्टून में यह किरदार सहानुभूति और दूसरों की भलाई के प्रति लापरवाह दिखता है। अगर वह पर्ल को मीट सप्लायर के रूप में पालने की कोशिश कर रहा हो,
तो हमें उससे ये उम्मीद करना भी अजीब नहीं लगेगा। नंबर 14। स्कूल में भूगोल पढ़ने से हमें पता है कि भूकंप पृथ्वी की फॉल्ट लाइनों पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से ऊर्जा के अचानक रिलीज होने पर आते हैं। कुछ साजिश सिद्धांतकारों के लिए यह सामान्य जानकारी भी स्वीकार्य नहीं लगती। इस जानकारी के विरोधियों में से एक ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक मौलवी हैं, जिन्होंने 2010 में इस प्राकृतिक घटना के बारे में कुछ अजीब और विवादास्पद दावे किए थे, जिससे पूरी दुनिया में काफी हलचल मच गई थी। ईरान में भूकंप आम बात है, क्योंकि वहां हर साल ज्यादातर देशों की तुलना में ज्यादा भूकंप आते हैं। देश के उस समय के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनजाद ने भविष्यवाणी की थी कि एक बड़ा भूकंप अंततः तेहरान की राजधानी को प्रभावित करेगा, और उन्होंने वहां रहने वाले 12 मिलियन लोगों को सुरक्षित इलाकों में स्थानांतरित होने का सुझाव दिया था। यह दावा गलत है, क्योंकि इतने लोगों का स्थानांतरण बड़ी प्रशासनिक दिक्कत है और कई लोग किसी एक के डर या भविष्यवाणी पर घर नहीं छोड़ेंगे। कासिम सुलेमानी की तुलना में अहमदीनजाद के दावे ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। सादिकी ने कहा कि भूकंप प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि महिलाओं के अनुचित कपड़े पहनने से होते हैं, जिससे दुनिया भर में आक्रोश फैल गया। उन्होंने उन महिलाओं को भी दोषी ठहराया जो व्यभिचार करती है, अन्य महिलाएं जो उनके शब्दों में अपनी पवित्रता को भ्रष्ट करती है, और वे महिलाएं जो पुरुषों को भटका देती हैं। ईरान में कई युवा महिलाएं इस्लामिक ड्रेस कोड मानने से इनकार करती है, जिसके कारण ये खुलासे लगभग निश्चित रूप से अति प्रतिक्रिया थे, क्योंकि नियमों के तहत वे अपने चेहरे, हाथों और पैरों को छोड़कर शरीर का कोई भी हिस्सा किसी गैर महरम पुरुष को नहीं दिखा सकती। उनके बाल, गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों को तब ढकना जरूरी है जब वे सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं। लेकिन समय के साथ ज्यादा महिलाओं ने इन नियमों का विरोध किया, जिससे सादिकी नाराज हो गए। एक उपदेश में उन्होंने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने उनसे बात कर देश पर भूकंप जैसी आपदाएं आने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं से बचने के लिए महिलाओं को ठीक से कपड़े पहनने और धार्मिक जड़ों की ओर लौटना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य है कि जिन महिलाओं की बात की जा रही है, उन्होंने केवल टाइट कोट और ऐसे स्कार्फ पहनने का फैसला किया था जिससे उनके कुछ बाल दिख रहे थे, जो कि अनुमति नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भूकंप ईरान में कब आएगा, सादिकी ने कहा कि वह तारीख नहीं बता सकते, लेकिन यह आपदा आना तय है। उन्होंने सुझाव दिया कि तेहरान में रहने वाले लोग तुरंत कहीं और जाएं, या कम से कम 1 करोड़ 20 लाख नागरिकों में से 50 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जाए, ताकि भूकंप आने पर जान हानि कम हो। देश के कल्याण मंत्री ने भी कहा कि आपदा से बचने का एकमात्र तरीका प्रार्थना और प्रायश्चित है, और महिलाओं को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। भूकंप वैज्ञानिकों ने ईरानी सरकार को चेतावनी दी है कि तेहरान में अंततः एक बड़ा भूकंप आएगा, और कुछ ने सुझाव दिया है कि जितना संभव हो सके उतनी जानें बचाने के लिए राजधानी को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। सादिकी मानते हैं कि अगर तेहरान की महिलाएं प्रायश्चित कर अपने पापपूर्ण रास्ते नहीं छोड़ती, तो वे ऐसी आपदा का कारण बनेंगी जिससे कई जानें जाएंगी और देश आर्थिक संकट में डूब जाएगा, जिससे उबरने में दशकों लगेंगे। नंबर 13। फिनियस और फर्ब एक लोकप्रिय अमेरिकी एनिमेटेड टीवी सीरीज थी जो 2007 से 2015 तक चली। ये शो फ्लिन परिवार के जीवन पर आधारित है, जिसमें फिनियस फ्लिन, फर्ब फ्लेचर, उनकी बड़ी बहन कैंडस फ्लिन और उनकी मां लिंडा फ्लिन फ्लेचर शामिल हैं। उनकी शादी लॉरेंस फ्लेचर से हुई है। दोनों भाई लगातार रोमांचक यात्राओं पर जाते हैं, जिसे कैंडिस देखती है, पर वह माता पिता को विश्वास नहीं दिला पाती। परिवार का पालतू पेरी द प्लेटिपस असल में गुप्त जासूस है और डॉक्टर हाइंस डूफेंचमर्ट्स का दुश्मन है। कैंडिस को लेकर 2 डार्क साजिशी थ्योरीज है। एक रेडिट यूजर ने कहा कि लड़कों के कारनामों की जानकारी सबको थी, बस कैंडिस को नहीं। वो समझाता है कि उनकी मां असल में अपने बेटों की हरकतों के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन अपनी बेटी कैंडिस को कभी इसकी पुष्टि नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उन लेखन को बंद करना पड़ेगा जो वो कैंडिस पर आधारित कर रही है। सिद्धांतकार मानते हैं कि शायद लिंडा खुद इन कारनामों में शामिल है, या इन्हें छोटे स्तर पर 2 बच्चों के लिए देखती हैं। ये भी बताया गया है कि पूरा शहर अक्सर फादर्स डे एपिसोड या स्विंटर जैसी शरारतों में शामिल होता है। पूरे सीरीज में
कुछ सूक्ष्म संकेत मिलते हैं कि माँ अपनी बेटी की शरारतों को नोट कर रही है और शायद उन्हें अपनी किताब के लिए हास्य के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे वो लिख रही हैं और जो किशोरों से संबंधित है। एक वैकल्पिक सिद्धांत। दूसरा, डार्क सिद्धांत। नारंगी बालों वाली किशोरी के बारे में यह है कि फिनियस और फर्ब केवल कैंडेस की कल्पना है। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने कहा कि फिनियस मर चुका है और कैंडेस ऐसे ही उससे निपटती है। फर्ब को विकलांगता है जिससे वह ज्यादा बोल या हिल नहीं सकता। बहन कल्पना में दोनों को साथ खेलते और अद्भुत चीजें बनाते देखती है। यही वजह हो सकती है कि लिंडा कभी नहीं देख पाती कि क्या हो रहा है। ये सब एक कल्पित दुनिया में है। डॉक्टर डूफेंसमर्ट्ज केवल एक मनोवैज्ञानिक है जो हफ्ते में 2 बार सामान्य स्थिति के लिए आते हैं। ये सुझाव सीरीज के आखिरी एपिसोड में तब और मजबूत होता है जब दोनों भाई कॉलेज जाते हैं, जो बहन की अंतिम स्वीकृति दिखाता है। एक और डार्क थ्योरी फिनियस के जैविक पिता से जुड़ी है। इसे रियल डैड थ्योरी कहते हैं, जिसे कई दर्शकों ने शो के दौरान सोचा था। लिंडा और डूफेंसमर्ट्ज के बीच पुराना रिश्ता है। फिनियस की शक्ल लॉरेंस से नहीं मिलती, पर उसका चेहरा और हेयर स्टाइल विलन जैसे त्रिकोणीय है। यह भी बता सकता है कि फिनियस इतना बुद्धिमान क्यों है, क्योंकि डूफेंसमर्ट्ज वैज्ञानिक हैं। पेरी की जिम्मेदारी है कि वो दोनों को मिलने से रोके, क्योंकि मिलकर वे तबाही मचा सकते हैं, खासकर क्योंकि वो लड़का अभी बहुत आसानी से प्रभावित हो सकता है। अगली साजिश सिद्धांत यह है कि लड़के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कैसे पाते हैं। रोलर कोस्टर, रॉकेट्स और टाइम मशीन जैसी चीजों की कीमत करोड़ों रुपए होगी। एक सुझाव यह कहता है कि शायद OWCA, वह कंपनी जिसमें पेरी काम करता है, उनके प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है। अगर वे बोर हो जाते तो शायद वे अपने पालतू जानवर के साथ ज्यादा समय बिताते। अगर ऐसा होता तो पेरी अपने सबसे बड़े दुश्मन की जासूसी करने के लिए निकल नहीं पाता। नंबर 12। प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रोजेक्ट ब्लू बुक से अलग है। जो UFO मामलों का अध्ययन था, इसमें भी एलियन से जुड़े तत्व है, लेकिन साजिश सिद्धांतकारों के अनुसार इसमें धर्म और दुनिया की सरकारों की एक घिनौनी साजिश भी शामिल है। ये सिद्धांत 1990 के दशक से चला आ रहा है, जब एक कनाडाई पत्रकार जिसका नाम सर्जी मोनास्ट था ने इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। उन्होंने कभी स्रोत नहीं बताए, लेकिन कहा कि नासा एक ऑपरेशन चला रहा था जिसमें होलोग्राफिक इमेज और जनता के दिमाग से छेड़छाड़ कर न्यू एज धर्म स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा होना था। पहला चरण दुनिया भर के असामान्य भूकंपों से जुड़ा था। इन्हें वही सरकारें एक बहुत खास मकसद के साथ तैयार करेंगी। जैसे ही भूकंप शांत हो जाते, पुरातत्वविद नई खुली धरती के नीचे चौंकाने वाली खोजें करना शुरू कर देते। ये खोजें हमारे धर्म और इतिहास को सवालों के घेरे में ला देंगी और कई लोग न्यू एज धर्म मानने लगेंगे। इसके बाद आसमान में देवी देवताओं की होलोग्राफिक छवियां दिखाने के लिए तकनीक का उपयोग होगा। इससे कई लोग मानेंगे कि उन्होंने कुछ खास अनुभव किया है और अब इस नए धर्म को अपनाना चाहिए। अगला कदम होगा लोगों को विश्वास दिलाना कि उनसे टेलीपैथी से संवाद हो रहा है। यह कम आवृत्ति वाली तरंगों के उपयोग से हासिल किया जाएगा, जो कि मनास्ट के अनुसार उनके दिमाग में उनसे बात करने वाली आवाजों का भ्रम पैदा करेंगी। अंत में चौथे चरण में एक यीशु जैसे व्यक्ति का प्रकट होना शामिल है, जो अचानक पृथ्वी पर आकर सभी को एक ही सरकार और धर्म अपनाने के लिए मना लेगा। इस बिंदु तक कई लोगों को विश्वास था कि अमेरिकी सेना ने होलोग्राफिक तकनीक विकसित कर ली है, जिससे वे दूसरों को धोखा दे सकते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आकाश एक विशाल स्क्रीन है और जो हम देखते हैं वह सिर्फ भ्रम है। मोनास्ट ने यह भी जोड़ा कि नासा इस तकनीक का इस्तेमाल पृथ्वी पर एक नकली एलियन आक्रमण दिखाने के लिए करेगा और लोग आसानी से अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उस पर विश्वास कर लेंगे। यहां तक कि मोनास्ट की मृत्यु को भी षड्यंत्र सिद्धांतकार संदिग्ध मानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दिल के दौरे से हुई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनके सिद्धांत सही थे
और सरकार ने उनकी नापाक योजना के बारे में और खुलासा करने से पहले ही उन्हें चुप करा दिया। इससे पहले कि वह उनके दुनिया पर कब्जा करने के खतरनाक प्लान के बारे में और कुछ बता पाते, जैसे जैसे साल बीतते गए, हार्प, स्पेस एक्स और अन्य कई एजेंसियों को भी इस लगातार बदलती थ्योरी में शामिल कर लिया गया। एआई तकनीक के आने से उनकी यह धारणा और पक्की हो गई है कि हमें झूठ बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने इन दावों को आसानी से खारिज किया। उनके दावों के समर्थन में कभी सबूत नहीं मिले और माना जाता है कि वे सिर्फ अटकलें लगा रहे थे और अपनी सोच को तथ्य की तरह पेश कर रहे थे। उनकी थ्योरी में बताई गई होलोग्राफिक तकनीक असल में मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार पूरी दुनिया में एक साथ एलियन आक्रमण के वीडियो नहीं दिखा सकती। इस थ्योरी के ताबूत की आखिरी कील यह है कि घटना की तारीख कई बार बताई गई, पर जैसा हम जानते हैं कभी एलियन आक्रमण नहीं हुआ, नई विश्व व्यवस्था स्थापित नहीं हुई और हम अधिकतर देशों में अपनी पसंद का धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। नंबर 11, स्मर्फ्स 1980 के दशक की लोकप्रिय टीवी सीरीज थी। ये शो छोटे नीले किरदारों की मशरूमों से बने अपने गांव में जिंदगी दिखाता था। कई पापा स्मर्फ के नेतृत्व में थे। इस समाज में स्मर्फेट, हेफ्टी स्मर्फ, ब्रैनी स्मर्फ, क्लमजी स्मर्फ, ग्राउची स्मर्फ आदि भी शामिल है। अन्य पात्रों में खलनायक गर्गामेल और उसकी बिल्ली अजराएल भी है। इन छोटे नीले जीवों से कई थ्योरीज जुड़ी है जो 7 पापों से शुरू होती है। सिद्धांतकार पात्रों के नामों को इसका स्पष्ट प्रतिनिधित्व मानते हैं। यह शुरू होती है एकमात्र महिला स्मर्फ, स्मर्फेट से, जो वासना का प्रतीक हो सकती है। गार्गामेल ने उसे बनाया ताकि वह इस पाप से बाकी स्मर्फ्स को नष्ट कर सके। बेशक यह वास्तव में कार्टून में नहीं होता है। अगला है बेकर स्मर्फ, जो पेटूपन के पाप को दर्शाता है और खाने पीने में अत्यधिक लिप्तता से जुड़ा है। वह हमेशा बेकिंग और खाने में व्यस्त रहता है और अपना अधिकतर समय लालची स्मर्फ का पीछा करते हुए बिताता है। ये किरदार अक्सर दूसरों, खासकर बेकर स्मर्फ से चोरी करता है। एक और खास किरदार है लेजी स्मर्फ, जो आलस्य का प्रतीक है। वह कुछ नहीं करता और बस पूरे दिन लेटा रहता है। वह कुछ भी करने या आसपास की चीजों की परवाह नहीं करता। सिद्धांतकार ग्राउची स्मर्फ को क्रोध का प्रतीक मानते हैं। वह हमेशा गुस्से में रहता है और कभी नहीं मुस्कुराता। वह दूसरों का अपमान करता है और गुस्से पर काबू नहीं रखता। इनामर्ड स्मर्फ ईर्ष्या का प्रतीक है, क्योंकि उसका जीवन स्मर्फेट को पाने की कोशिश में बीतता है, लेकिन वह उससे ईर्ष्या भी करता है। घमंड, वैनिटी स्मर्फ से जुड़ा है, जो हमेशा आईने में खुद को देखता और खुद में डूबा रहता है। पापा स्मर्फ, जो नेता है, उन्हें भी शैतान से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक साजिश सिद्धांतकार के अनुसार उन्हें लाल कपड़े पहने हुए दिखाया गया है और उनकी कुर्सी पर एक पेंटाकल भी बना हुआ है। सिद्धांत के अनुसार गार्गामेल एक फ्रांसिस्कन पादरी लगता है और उसका घर एक खंडहर हो चुकी चर्च है। बिल्ली अजराएल एक फरिश्ते के नाम पर शायद पतित फरिश्ता हो सकती है। उसका नाम गैब्रियल, उरियल और राफाएल जैसे फरिश्तों के नाम जैसा है। एक और बात यह है कि सभी स्मर्फ्स फ्रीजियन टोपी पहनते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मध्य युग के दौरान फ्रीमेशंस के साथ मेल खाता है और इसे उनके लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताकि वे एक दूसरे को पहचान सकें। एक वैकल्पिक सिद्धांत में स्मर्फ समाज पूरी तरह से कम्युनिस्ट है। बैटल एक्स वॉरियर एक रेडिट यूजर द रैंडम थॉट्स नामक सब रेडिट पर निम्नलिखित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, उद्धरण, स्मर्फ्स के गांव में किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं है। यहाँ तक कि कार्टून के एक एपिसोड में भी ऐसा हुआ था, जहां वे एक राजा की मदद करते हैं और वह उन्हें इनाम के तौर पर सोना देने की पेशकश करता है। वे आगे कहते हैं कि स्मर्फ्स ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उनके गांव में इसकी जरूरत नहीं है। सिद्धांतकार ने कहा कि तकनीकी रूप से सभी स्मर्फ्स कम्युनिस्ट हैं। 2008 में एक YouTube वीडियो इसी सिद्धांत पर रिपोर्ट करते हुए प्रसारित हो रहा था। इसमें कहा गया कि इसे गंभीरता से न ले, लेकिन उन्होंने स्मर्फ्स और आदर्श कम्युनिस्ट समाज में समानताएं बताईं। वे कहते हैं
कि समाज आत्मनिर्भर है और अपना समुदाय चला रहा है। यहाँ सामूहिक संस्कृति में पैसे की जरूरत नहीं, सभी किरदार समुदाय की भलाई के लिए काम करते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि नेता कार्ल मार्क्स जैसा दिखता है और उसे लाल रंग बहुत पसंद है। इस मामले में पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व निर्दयी गार्गामेल करता है, जिसकी चिंता केवल अपनी संतुष्टि है। उस वीडियो में कहा गया है कि स्मर्फ्स और उसमें छुपे कम्युनिस्ट संकेत शीत युद्ध के दौरान दर्शकों को प्रभावित करने की चाल थे। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि स्मर्फ एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है रेड फोर्सेस के अधीन छोटे आदमी। इसमें ज्यादा तर्क नहीं है क्योंकि सीरीज और इन जीवों का असली नाम एक फ्रेंच शब्द से आया था। नंबर 10। स्टोनहेंज अब भी सबसे रहस्यमय स्मारकों में है। इस स्मारक का उल्लेख 12वीं सदी तक मिलता है, लेकिन यहाँ खुदाई पहली बार 1620 के दशक में शुरू हुई थी। इस स्थल का पहला सर्वेक्षण 1660 के दशक में जॉन ऑब्री ने किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑब्री होल्स, जो उनके नाम पर है, प्राचीन ड्रूइड मंदिर रहे होंगे। 18वीं सदी में विलियम स्ट्यूकली ने इस स्मारक का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि स्टोनहेंज कांस्य युग का है। 1882 में इसे एक अनुसूचित प्राचीन स्मारक घोषित किया गया था, और जबकि इंग्लैंड के विल्टशायर में सैलिसबरी प्लेन पर स्थित इस स्थल पर बहुत अधिक शोध किया गया है, फिर भी इस अजीब और रहस्यमय संरचना के बारे में कई सवाल अब भी बाकी हैं। स्टोनहेंज का निर्माण करीब 5000 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके निर्माताओं ने ये नहीं बताया कि वे कौन थे या इसका उपयोग किस लिए करना चाहते थे। इसके निर्माण के बारे में कभी भी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला है, और इसी कारण इसके उद्देश्य और इसे बनाने वाले लोगों को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। शुरुआती और अजीब थ्योरीज में से एक कहती है कि वहां विशाल पत्थर एक दैत्य ने रखे थे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती इतिहासकार जब भी किसी ऐसी चीज का सामना करते थे जिसे वे समझा नहीं सकते थे, तो वे लोक कथाओं पर बहुत निर्भर रहते थे, और ऐसे में एक दैत्य इस चीज के लिए एकदम सही व्याख्या लगता था। लेकिन यह दावा और भी अजीब हो जाता है। उस समय के कुछ इतिहासकारों के अनुसार मर्लिन ने दैत्य को पत्थरों को वहां लाने का निर्देश दिया था, जो आर्थर की कथाओं से जुड़े जादूगर हैं। एक और शायद सबसे आम सिद्धांत यह है कि इसे उन एलियंस ने बनाया था जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक तकनीक प्रदान की थी, और वही तकनीक समय के साथ खो गई है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों में यह सुझाव भी लोकप्रिय है कि इसे प्राचीन ड्रूइड्स ने बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार स्मारक का उपयोग अपनी मूर्तियों की पूजा के लिए था, लेकिन ड्रूइड स्टोनहेंज बनने के 2000 साल बाद ही आए। अधिकांश विशेषज्ञों ने यह सिद्धांत खारिज किया है। एक सिद्धांत है कि प्राचीन काल में इसे संगीतकारों ने इस्तेमाल किया था। शोधकर्ताओं ने पत्थरों की बनावट का अध्ययन किया और पाया कि कुछ खास जगहों पर ब्लू स्टोन मोनोलिथ्स को थपथपाने पर वे ड्रम की तरह गूंजते थे। लेकिन इस सिद्धांत में भी खामियां हैं, क्योंकि यह कम ही संभव लगता है कि कोई इन बेहद भारी और विशाल पत्थरों को मीलों दूर सिर्फ एक जटिल और मुश्किल से काम करने वाली ड्रम किट बनाने के लिए ले जाए। कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज का कोई असली महत्व नहीं है और इसे 2 प्राचीन गुफावासियों ने यूं ही बना दिया था। उनके पास समय ही समय था और उन्होंने बस यूं ही कुछ पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख देने का फैसला कर लिया। हालांकि इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार यह समझा नहीं पाए हैं कि यह काम आखिर कैसे किया गया होगा। इस स्थल का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने सबसे संभावित सिद्धांत यह सुझाए हैं कि स्टोनहेंज का उपयोग एक मंदिर, एक समाधि स्थल और एक खगोलीय कैलेंडर के रूप में किया जाता था। इसे अधिकांश विद्वानों द्वारा संभावित माना गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों और दशकों में स्टोनहेंज के बारे में कई सिद्धांत सामने आएंगे और वे निसंदेह उतने ही अजीब होंगे जितनी उम्मीद की जाती है। नंबर 9। द मैजिक स्कूल बस सीरीज एक शिक्षिका और छात्रों की कहानी है जो मैजिक स्कूल बस से जीवन और मानव शरीर की यात्रा करते हैं। मिस फ्रिजल एक अनोखी विज्ञान शिक्षिका है जो बच्चों को
रोमांचक और कभी-कभी खतरनाक फील्ड ट्रिप्स पर ले जाती है, जैसे सौरमंडल, मानव शरीर आदि। एक साजिश सिद्धांत के मुताबिक शिक्षिका को कई अन्य पात्रों के साथ टाइम लॉर्ड बताया गया था। सिद्धांतकारों का मानना है कि डॉक्टर हू और इस बच्चों के शो में कई समानताएं हैं। दोनों शोज के मुख्य किरदार अजीब है और लोगों को ब्रह्मांड के बारे में सिखाना पसंद करते हैं। दोनों ही जादुई वाहनों में यात्रा करते हैं जो उन्हें समय में पीछे और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी ले जाते हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि मिस फ्रिजल भी डॉक्टर की तरह टाइम लॉर्ड हो सकती है, क्योंकि दोनों शोज में कई समानताएं हैं। डॉक्टर हू एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन टीवी सीरीज है जो डॉक्टर के रोमांच दिखाती है, जो एक इंसान जैसे एलियन है जिन्हें टाइम लॉर्ड कहा जाता है और वे दूसरे ग्रह से हैं। वो अपनी टार्डिस से समय और अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकते हैं, जो बाहर से नीला टेलीफोन बॉक्स और अंदर से बहुत बड़ी है, जैसे हैरी पॉटर की टेंट्स। क्योंकि मैजिक स्कूल बस शो में टीचर के पास भी अजीब वाहन है जो समय और अंतरिक्ष में जा सकता है और कई समानताएं हैं, इसलिए सिद्धांतकारों का मानना है कि वह भी डॉक्टर की तरह टाइम लॉर्ड है। इस सिद्धांत के अनुसार टीचर टाइम वॉर की सर्वाइवर हैं। वो टार्डिस में छुपकर ग्रह से भाग गई और पृथ्वी की संस्कृति में घुलने के लिए एक स्कूल में नौकरी करती है। फ्यूरियस ने बताया कि दोनों किरदारों का फैशन सेंस अजीब है। दोनों अजीब हैं और कोई मिस फ्रिजल की उम्र नहीं जानता, क्योंकि वह हमेशा टाल जाती है। वह शायद 900 साल से भी ज्यादा उम्र की हों। बताया गया है कि वह कुछ साथियों के साथ जादुई स्कूल बस के भेष में छिपे वाहन से अंतरिक्ष और समय की यात्रा करती है, जिसका अपना व्यक्तित्व है, जैसे डॉक्टर हू की टार्डिस। डॉक्टर खुद को अपनी जाति का आखिरी सदस्य बताते हैं, लेकिन सीरीज में कई बार यह गलत साबित हुआ है। संभव है कि वह शिक्षिका युद्ध से बचकर किसी दूसरे ग्रह पर चली गई हो। इस साजिश से आगे बढ़ते हुए कुछ लोग सुझाव देते हैं कि फ्रिजल पहले से ही डॉक्टर हू ब्रह्मांड में मौजूद थीं। वे मानते हैं कि वह कोई कम प्रसिद्ध किरदार जैसे आइरिस हो सकती है, जो डॉक्टर से 8वीं बार मिलती है। वह खुद को टाइम लेडी बताती है और उसी ग्रह की बताती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह क्लॉकवर्क्स जाति से है, जिनके 2 दिल होते हैं। उनमें और फ्रिजल में समानता यह है कि वह अपने गृह ग्रह से एक डबल डेकर बस के आकार की टार्डिस में भाग गई थी। एक सिद्धांत के अनुसार विज्ञान अध्यापिका को रिवर सॉन्ग जैसे घुंघराले बालों वाली अलग किरदार बताया गया है। बालों के अलावा दोनों में एक और संबंध है। मैजिक स्कूल बस के एक एपिसोड में वे फ्रिजल के शरीर में जाकर उसका एक ही दिल देखते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह क्लॉकवर्क नहीं है। रिवर के पास भी एक ही दिल है और वह अपनी शक्ल बदलने के लिए जानी जाती है। शायद स्कूल टीचर की नौकरी उसकी कई रोमांचक यात्राओं में से एक थी। नंबर 8, रोमन किंवदंती के अनुसार इस शहर की स्थापना 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को हुई थी और इसके पहले राजा रोमुलस थे। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस क्षेत्र में लोग बसने लगे थे, जिन्होंने आगे चलकर इटली की राजधानी की नींव रखी। एक साजिश सिद्धांतकार के अनुसार ये शहर कभी था ही नहीं, जिससे दुनिया भर के पुरातत्वविदों को गुस्सा आया, जिन्होंने इसके इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और कई ऐतिहासिक खोजें की हैं। ये पोस्ट पहले एक टिकटॉकर की प्रोफाइल पर दिखी, जिसमें दावा था कि ये शहर कभी था ही नहीं, और 1500 के दशक में कैथोलिक चर्च ने सबको रोम के असली होने का झांसा दिया। जिस साजिश सिद्धांतकार का जिक्र है वह डोना डिकेंस है। उन्होंने इस विषय पर पहली पोस्ट 2021 में की थी, फिर ज्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन करीब 1 साल बाद जब उन्होंने अपने दावों पर नई पोस्ट बनाई तो एक बार फिर उन्हें विशेषज्ञों और विद्वानों की आलोचना का सामना करना पड़ा। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद इसे करीब 75,000 बार देखा गया और फिर इसे डोना के कई अनुयायियों ने साझा किया, जिससे ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हजारों और लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि रोम से कोई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृति नहीं मिली, शहर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी नहीं मिले और कोई असली रोमन स्मारक भी कभी नहीं पाया गया।
उन्होंने कहा कि शहर यूरोपीय आदिवासी संस्कृति का काल्पनिक एकीकरण था जिसे कैथोलिक चर्च ने आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्कूल में हमने जिस रोमन संस्कृति के बारे में सीखा वो असल में ग्रीस, एशिया, तुर्की और मिस्र जैसी सभ्यताओं से उधार ली गई थी। जहां तक कोलोसियम और पार्थेनन जैसे प्रसिद्ध स्मारकों की बात है, उनका मानना है कि इन संरचनाओं का इस्तेमाल इस बात के सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता कि रोम कभी अस्तित्व में था, क्योंकि जिन पत्थरों से ये बनाए गए हैं उनकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती और इसलिए विशेषज्ञ वास्तव में नहीं जानते कि ये कितने पुराने हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि उन्होंने उन कई प्राचीन रोमन दस्तावेजों के बारे में भूल गई है जो वर्षों में खोजे गए हैं, लेकिन उनके पास इसका भी जवाब था। डोना का मानना है कि चूंकि इन दस्तावेजों की कोई मौजूदा मूल प्रति नहीं मिली है, इसलिए जो दस्तावेज मिले हैं वे भिक्षुओं द्वारा जाली बनाए गए थे, जिन्हें एक बार फिर चर्च के आदेश पर ऐसा करने के लिए कहा गया था। खुशकिस्मती से डोना के खराब रिसर्च किए गए दावों को खारिज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि रोम में प्राचीन और मूल पांडुलिपियां मिली हैं जो अधिकतर लैटिन में थीं और उस समय के प्रमुख नागरिकों ने लिखी थी। जब ये दावे सामने आए तो कई लोगों ने सोचा कि डोना की पृष्ठभूमि क्या है और उनके पास अपनी निष्कर्ष निकालने के लिए कौन सी विशेषज्ञता है। पता चला कि वह पूर्व मनोरंजन पत्रकार है जिन्होंने मानवशास्त्र और इतिहास पढ़ा और तीसरे वर्ष के अंत में कॉलेज छोड़ दिया। उनके दावों को विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग अब भी मानते हैं कि उनकी थ्योरीज तथ्यों पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 7, फॉस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स एक एनिमेटेड सीरीज थी जिसे कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया था। ये 2004 में कार्टून नेटवर्क पर 90 मिनट की फिल्म के तौर पर आया, जो बाद में आधे घंटे की एपिसोड्स बनी। ये शो एक ऐसे घर की कहानी है जिसे मैडम फॉस्टर ने इमेजिनरी फ्रेंड्स के लिए बनाया था, जो तब अस्तित्व में आते हैं जब कोई बच्चा उनकी कल्पना करता है। जब बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स को छोड़ते हैं तब उन्हें फॉस्टर होम लाया जाता है। वहाँ 1340 इमेजिनरी फ्रेंड्स रहते थे, लेकिन कहानी के अंत में मैडम ने बताया कि वहाँ 2038 फ्रेंड्स रह रहे हैं। उनके दोस्तों में उनका इमेजिनरी फ्रेंड भी था, जिससे वह कभी बड़ी नहीं हुई। मुख्य किरदार फ्रांसिस फॉस्टर फ्रैंकी है। मैक टेरेंस का छोटा भाई मुख्य पात्रों में से एक है। वह ब्लू का निर्माता है जो एक काल्पनिक मित्र है। अन्य प्रमुख किरदार है गू, चीज, विल्ट और डचेस। ये साजिश फ्रैंकी और मैडम फोस्टर से जुड़ी है। इस साजिश से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या फ्रैंकी काल्पनिक है? यह सिद्धांत 2014 में आया जब कुछ ने कहा कि फ्रैंकी मैडम फोस्टर का युवा रूप है। वे कपड़ों की ओर इशारा करते हैं। फ्रैंकी ने अपनी दादी जैसे कपड़े पहने हैं। उनकी शारीरिक बनावट भी काफी मिलती है। माना जाता है कि फ्रैंकी को उस बूढ़ी महिला ने बनाया ताकि वह बाहर रहते हुए फोस्टर होम बनाए रख सके। उसे फोस्टर होम और दोस्तों के साथ रहना पसंद था, लेकिन वह जानती थी कि वह जल्दी बूढ़ी हो रही है और शायद वह इसे ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएगी। ऐसी साजिश के समर्थन में सबूत यह है कि फ्रैंकी का कोई काल्पनिक दोस्त नहीं है और वो फोस्टर होम के बाहर ज्यादा कुछ करती भी नहीं दिखती। यह भी सुझाव दिया गया है कि वह लोगों को इसलिए डेट करती है क्योंकि उसे वे अपने काल्पनिक दोस्तों से ज्यादा पसंद है, या फिर क्योंकि वे लोग इस बात से अनजान हैं कि वह खुद एक काल्पनिक दोस्त है। लेकिन एक वैकल्पिक सिद्धांत भी है। ये बताता है कि अगर वो काल्पनिक थी तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस क्यों था? यह सिद्धांत फ्रैंकी पर ही सवाल उठाता है, जिसमें कहा गया है कि दादी असल में गुजर चुकी थी और वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसने एक काल्पनिक दादी बना ली। मैडम फोस्टर का रवैया भी यही बताता है। वह आम बुजुर्गों से ज्यादा बच्चों जैसी और ऊर्जावान दिखती हैं। शायद इसी कारण वह किशोर फोस्टर होम में हैं, ताकि अपनी कल्पित दादी को जीवित रख सके, न कि उनकी मौत का सामना करे। नंबर 6, एडगर एलन पो को अब तक के महान लेखकों में गिना जाता है। हालांकि उनकी कहानियां और कविताएं सभी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें अक्सर अंधकारमय माहौल और विषय वस्तु होती है, लेकिन वे अपने हुनर के उस्ताद थे और उनके काम पर दशकों तक चर्चा होगी।
उनका सबसे प्रसिद्ध काम द रेवन एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है जो अपने मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनता है, जो उसे डराती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। जब वह आखिरकार दरवाजा खोलता है तो उसका सामना एक कौवे से होता है, जो फिर उसे एक ही शब्द नेवर मोर कहकर परेशान करता है। उन्हें जासूसी शैली का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उनकी कहानी मर्डर्स इन द रू मॉर्ग एक ऐसे अपराध की कहानी बताती है जो एक बंद कमरे में हुआ था, जिससे पुलिस और सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब तक कि शौकिया जासूस सी ऑगस्टे ड्यूपिन मामले को सुलझा नहीं लेते। लेकिन पो का जीवन आसान नहीं था। उनके पिता ने 1810 में यानी उनके जन्म के 1 साल बाद ही अपने परिवार को छोड़ दिया था और फिर उनकी मां को तपेदिक हो गया, जिससे 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे और उनका पालक परिवार 1815 में बोस्टन मैसाचुसेट्स से लंदन इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1820 में वे वापस अमेरिका लौट आए। उन्होंने सेना में सेवा की और अपने भाई के निधन के बाद उन्होंने लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन यह वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उनका काम ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही गहरा और डरावना था और उन्हें ठीक ठाक जीवन यापन करने में काफी समय लग गया। उनकी पत्नी वर्जीनिया एलिजा क्लेम्पो 1847 में तपेदिक होने के बाद चल बसी और इसके बाद वह गहरे अवसाद में चले गए, जिससे वह कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। आखिरकार उन्हें अपने काम के लिए प्रसिद्धि मिली और कहा जाता है कि वह पहले अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने सिर्फ लेखन से आजीविका चलाई। हालांकि उन्होंने अपने चुने हुए पेशे में आखिरकार सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी के निधन के बाद वो कभी सच में खुश नहीं हो पाए और उनकी अपनी मृत्यु भी अब तक एक रहस्य में डूबी हुई है, जिसे कुछ साजिश सिद्धांतकार मानते हैं कि यह जितना हमें बताया जाता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। जिस दिन की बात हो रही है वह 3 अक्टूबर 1849 थी। पो को बाल्टीमोर में अर्धचेतन अवस्था में पाया गया था और गवाहों के अनुसार वह काफी परेशान थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। वे किसी और के कपड़े पहनकर बार बार रेनॉल्ड्स पुकार रहे थे। उस व्यक्ति की पहचान आज तक नहीं हो पाई। न ही यह स्पष्ट है कि वे किसका जिक्र कर रहे थे या उसका पो की हालत से क्या संबंध था। उन्हें वॉशिंगटन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज हुआ पर उनकी मृत्यु हो गई। वह कभी भी इतने समय तक होश में नहीं रहे कि बता सके उनके साथ क्या हुआ या वह क्यों इतने दिनों तक गायब रहे और बुरी हालत में लौटे। यहीं से साजिश के सिद्धांत शुरू होते हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि एडगर एलन पो एक चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र के बाहर सड़क पर पाए गए थे। उनके अनुसार उनकी मौत एक साजिश थी और वे कूपिंग के शिकार हुए, जिसमें अनजान व्यक्ति को सड़क से उठाकर बार बार वोट डलवाया जाता है और पहले कोई पदार्थ पिलाया जाता है ताकि वो दूसरों के कहने में आ जाए। बेशक ये कभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यही वजह है कि एडगर एलन पो इतनी दयनीय हालत में पाए गए थे और उन्हें उस दिन वह उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई जिससे उनकी जान बच सकती थी। नंबर 5। बहुत ही लोकप्रिय कार्टून स्कूबी डू पहली बार 1969 में प्रसारित हुआ था। ग्रेट डेन कुत्ते का नाम स्कूबी डू फ्रैंक सिनात्रा द्वारा गाए गए एक गीत की एक पंक्ति पर रखा गया था। ये सीरीज इस कुत्ते और उसके परिवार पर आधारित है, जिसे मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड कहा जाता है, जिसमें उसका दोस्त शैगी है जो बहुत भूखा किशोर है। फिर है स्मार्ट फ्रेड और नारंगी बालों वाली खूबसूरत डैफ्नी। उनके साथ होशियार वेल्मा है और ये सभी नीले, हरे, नारंगी रंग की वैन में सफर कर देशी और स्थानीय अलौकिक रहस्य सुलझाते हैं। इस कार्टून के बारे में कई फैन थ्योरीज में से एक ये मानती है कि ये गैंग असल में युद्ध में भर्ती होने से बचने के लिए घूम रहा है। इसका तर्क है कि शो वियतनाम युद्ध के समय आधारित है। थ्योरी बनाने वाले बताते हैं कि शैगी हिप्पी जैसा दिखता है, जबकि सीधे सादे फ्रेड उनसे अलग नजर आते हैं और वहां फिट नहीं होते। कहा गया है कि वे सेना में भर्ती से बचने कनाडा भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फ्रेड और उनकी मंगेतर टीन वेल्मा मदद कर रहे हैं। देश भर में सफर करते हुए उनके लिए रहस्य सुलझाना सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट होगा। एक और थ्योरी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये थ्योरी बताती है कि उन तीनों किरदारों की मौत 60 के दशक में हो गई थी
और वे भूत हैं। इसका समर्थन करने वाला सबूत है उनका पहनावा, जो उस समय के आसपास का लगता है। स्कूबी और शैगी हालांकि इस बात से अनजान है कि उनके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं। अनजान होने के कारण बाकी तीनों उनके साथ काम जारी रखते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें और भूत मिलेंगे जो उन्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे, लेकिन हर मामला एक धोखा साबित होता है। फैंस ने सुझाव दिया कि शैगी जादूगर हो सकता है। वे उसकी अलौकिक शक्ति का जिक्र करते हैं जिससे वह उड़ सकता है और चीजें प्रकट कर सकता है। इसका पहला सबूत एपिसोड हाई राइज हेयर रेजर में दिखा, जहां उसने गलती से एक जादू कर दिया और फिर उसे उलटने वाला मंत्र भी बोल दिया। एक काफी असामान्य साजिश स्कूबी को सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता कार्यक्रम से जोड़ती है, जहां सोवियत लोग एक प्रजनन कार्यक्रम के साथ ऐसे बुद्धिमान जानवरों को बनाने का प्रयोग कर रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा करने और शायद बोलने में सक्षम हों। इस अटकल को शो के शीर्षक स्कूबी डू वेयर आर यू से समर्थन मिलता है। सिद्धांतकारों के अनुसार CIA स्कूबी को तब से ढूंढ रही है जब पहला एपिसोड शीत युद्ध के दौरान और चांद पर पहली चहलकदमी के तुरंत बाद प्रसारित हुआ था। नंबर 4, हम सभी ने परामानवीय घटनाओं और मशहूर हस्तियों के राक्षस होने जैसी साजिशी बातें सुनी हैं। कहा जाता है कि भूत लोगों का पीछा कर उन्हें जीवन भर परेशान कर सकते हैं, या कुछ जगहें पोर्टल्स होती हैं जो किसी को दूसरी हकीकत में ले जा सकती है। फिर एक सिद्धांत यह भी है कि नेक्रोनोमिकॉन, जो लेखक HP लवक्राफ्ट द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक किताब है, असल में वाकई मौजूद है और लवक्राफ्ट असल में बाकी लोगों के साथ गूढ़ विद्या के रहस्य साझा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिना ज्यादा साफ साफ बताए। लवक्राफ्ट, जो 1890 से 1937 के बीच जीवित थे, अपनी अजीब लघु कहानियों, कविताओं, उपन्यासों और निबंधों के लिए मशहूर हो गए, जिनमें से ज्यादातर में अलौकिक तत्व और दूसरी दुनिया के जीव शामिल थे, जैसे क्थुल्हू, जो द कॉल ऑफ क्थुल्हू में आया था और मेटालिका के गाने का नाम भी है। ये प्राणी 1928 में पहली बार दिखा था, जिसका सिर ऑक्टोपस जैसा, चेहरे पर स्पर्शक, रबर जैसी पपड़ीदार देह और पीठ पर लंबी पतली पंख थीं। ये सैकड़ों फीट ऊंचा है। इसके हाथ पैर इंसानों जैसे हैं। क्थुल्हू सदियों से प्रशांत महासागर की डूबी नगरी रालियेह में सुप्त है। जब तारे सही संरेखित होते हैं, वो प्राणी जागता है और तबाही मचाता है। पूरी पृथ्वी विनाश में डूब जाती है और मानवता लगभग नष्ट हो जाती है। नेक्रोनोमिकॉन कथुलू मिथक का हिस्सा है और लवक्राफ्ट ने बताया कि उन्हें इस किताब और इसके नाम का विचार एक सपने में आया था। इसे बुक ऑफ द डेड भी कहते हैं और इसका पहला उल्लेख लवक्राफ्ट की कहानी द हाउंड में हुआ था। लवक्राफ्ट ने किताब के इतिहास में बताया कि इसका असली नाम अल अजीफ था, जो अरबी में उन कीड़ों की रात की आवाज को दर्शाता है जिसे कई लोग राक्षसों की हुआ हुआ जैसी आवाज बताते हैं। इस किताब का लेखक एक आधा पागल अरबी व्यक्ति था जिसका नाम अब्दुल अल हजरत था, जो लवक्राफ्ट की 2 रचनाओं योग सौथोत और क्थुल्हू की पूजा करता था। वह 738 ईस्वी में रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसे जब उन पर एक विशाल जीव ने हमला किया था। उनकी मृत्यु के बाद दार्शनिकों ने इस किताब का अध्ययन किया और 950 ईस्वी में इसका ग्रीक अनुवाद हुआ। तब इसका नाम नेक्रोनोमिकॉन रखा गया। किताब की बनावट का ज्यादा पता नहीं, पर लवक्राफ्ट ने बताया था कि यह चमड़े की जिल्द में है और कई धातु की कुंडियों से बंद रहती है। किताब के अंदर पाठक को वर्जित ज्ञान का संग्रह मिलेगा, जिसमें जादू टोने, अनुष्ठान और प्राचीन तथा भूले बिसरे प्राणियों जैसे कि क्थुल्हू के बारे में जानकारी शामिल है, लेकिन इसे हर कोई खोलकर पढ़ नहीं सकता। कहा जाता है कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता है वह हकीकत के भयानक सच को जान लेता है और यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद पागल हो जाता है। साथ ही जो इस किताब को पढ़ लेता है वह डरावने और बड़े जीवों को बुला सकता है जो दुनिया में तबाही फैला सकते हैं। इसका उपयोग अन्य दुनियाओं के द्वार खोलने, निषिद्ध जादुई अनुष्ठान करने और हकीकत के सच को उजागर करने में किया जा सकता है, जो यह है कि जो कुछ भी हम जानते और देखते हैं वह न केवल प्राचीन शक्तियों द्वारा बनाया गया है, बल्कि आज भी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक किताब है
जिसे लवक्राफ्ट ने गढ़ा था। कई लोग मानते हैं कि ऐसी किताब सच में मौजूद है और बस समय की बात है कि कोई उसका इस्तेमाल कर दुनिया को अराजकता में डाल दे। नंबर 3, फैमिली गाय 1999 में शुरू हुआ था और जल्दी ही फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। ये एक बिखरे हुए परिवार की जिंदगी दिखाता है जो एक अजीबोगरीब स्थिति से दूसरी में जा गिरता है। ब्रिफिन्स रोड आइलैंड के एक शहर में रहते हैं और शो काफी अजीब है और राजनीतिक शुद्धता की परवाह नहीं करता। परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें पिता पीटर ग्रिफिन शामिल हैं। वे अनाड़ी लेकिन नेक दिल आयरिश अमेरिकन कैथोलिक हैं। उनकी शादी लोइस से हुई, जो गृहिणी और पियानो टीचर हैं और एक अमीर अभिजात परिवार से आती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें मेग भी है, जो किशोरी बेटी है और अपनी अलोकप्रियता के कारण अक्सर पीटर के मजाक का केंद्र रहती है। क्रिश उनके बच्चों में से एक और है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है और थोड़ा मोटा भी है। फिर स्टूवी है, एक शैतानी बच्चा जो कुछ वयस्कों जैसी आदतें दिखाता है। वह धारा प्रवाह बोलता है और अक्सर ब्रायन नामक बोलने वाले कुत्ते के साथ रहता है। यह साजिश सिद्धांत इसी खास किरदार के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि कुछ प्रशंसक सिद्धांतकारों का मानना है कि वह कुत्ता ही वास्तव में पूरे शो को लिखता है। एक रेडिट यूजर ने इसे एक सब रेडिट में शेयर कर पीटर प्रॉब्लम्स एपिसोड का जिक्र किया। एक सीन में ब्रायन कहता है कि उसकी एक लेखक के रूप में नौकरी है और वो कहता है, देखो ये सब ये वो कच्चा माल है जिससे मैं शब्दों के साथ एक तस्वीर बनाने जा रहा हूं। इससे सिद्धांतकार ने सोचा, क्या हो अगर ये शो काल्पनिक दुनिया में ब्रायन के लिखे अधूरे उपन्यास का नतीजा हो। इसका समर्थन करने वाला सबूत यह है कि उसे समझदारी की आवाज के रूप में देखा जाता है। उसके पूरे परिवार में कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए दोष हैं, जिन्हें उसकी नजरों से देखा जाता है। परिवार में मेग से नफरत करने का एकमात्र कारण ब्रायन के पास है, जो ये समझा सकता है कि उपन्यास में बाकी सभी लोग मेग के प्रति इतने असभ्य क्यों हैं। ब्रायन की नज़र में पीटर और क्रिस बुद्धिहीन हैं। शायद इसी वजह से शो में उनकी मूर्खता ज्यादा दिखाई गई है। यह सिद्धांत समझाता है कि कोई भी बोलने और चलने वाले कुत्ते या उसके शहर की महिलाओं से संबंधों पर सवाल क्यों नहीं करता। कुछ लोग कहानी की खामियों, जैसे एक एपिसोड में उसके मरने के बावजूद आगे बढ़ने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इसका भी एक जवाब हो सकता है। स्टूवी ने उसे सब कुछ बताया और यहाँ तक कि दूसरे कुत्ते विन्नी को एक सुपर इटालियन के रूप में वर्णित किया। बेशक ये शो से जुड़ी एकमात्र साजिश सिद्धांत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शो परगेटरी है, किरदारों को पापों की सजा मिल रही है और स्टूवी एक शैतानी जीनियस है जो शिशु के शरीर में फंसा है। लोइस एक अमीर वारिसा है जिसकी सजा पैसों की तंगी वाले रिश्ते में फंसे रहना है। ब्रायन एक बुद्धिजीवी है जो जानवर के शरीर में फंसा है। पीटर एक बचकाना बूढ़ा आदमी है जो अतीत से चिपका हुआ है। क्रिस और मेग स्कूल में चिढ़ाए और सताए जाते थे और क्वैगमायर शायद एक इनक्यूबस का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि पूरी सीरीज एक शिशु के नजरिए से है जो शायद अपनी मां को मारना चाहता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रायन बोल सकता है क्योंकि बच्चे अपने पालतू जानवरों को मानवीय रूप देते हैं। नंबर 2, कुछ अजीब साजिश सिद्धांतों में कहा गया है कि चांद असल में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया असली जगह नहीं है और पृथ्वी के पत्थर छूने तक नरम रहते हैं। अधिकतर लोग ऐसी थ्योरीज को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के कारण एक थ्योरी लोकप्रिय हुई है कि 2026 में कुछ समय के लिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी। ये अफवाह 2026 की शुरुआत में इंटरनेट पर फैलनी शुरू हुई जब किसी ने यह सुझाव देना शुरू किया कि 12 अगस्त को हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग 7 सेकंड के लिए काम करना बंद कर देगी और यह घटना हम सभी के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगी। पोस्ट के अनुसार नवंबर 2024 में प्रोजेक्ट एंकर नामक एक गुप्त नासा दस्तावेज मीडिया में लीक हो गया था। इसमें इस घटना के बारे में एजेंसी की जानकारी का सबूत था और यह भी कि वह उस विशेष तारीख के लिए तैयारियां कर रही थी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने प्रोफाइल पर एक वीडियो पोस्ट किया
जिसमें एक आदमी कार में बैठा था। इसमें यह भी लिखा था 12 अगस्त 2026 को दुनिया 7 सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण खो देगी। नासा को पता है, वे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं बता रहे कि क्यों। इस संदेश में यह भी दावा किया गया था कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में खास तौर पर 7.3 सेकंड के लिए गायब हो जाएगा और इसके कारण होने वाली आपदा में 40 से 60 मिलियन लोगों की जान चली जाएगी। उनका दावा है कि कोई भी वस्तु जो जमीन से मजबूती से बंधी नहीं है वह ऊपर की ओर तैरने लगेगी और 7 सेकंड बाद सब कुछ फिर से जमीन पर गिर पड़ेगा। इसलिए उनका मानना है कि कई लोग हवा में ऊपर उठ जाएंगे और फिर गिरने या उन पर भारी चीजें गिरने से उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्यादातर वस्तुएं लगभग 65 फीट हवा में ऊपर उठ जाएंगी और इससे पूरी दुनिया में भारी दहशत फैल जाएगी। एक अन्य उपयोगकर्ता का दावा है कि प्रोजेक्ट एंकर का बजट लगभग 89 अरब डॉलर है और नासा कई वर्षों से इस पर काम कर रहा है। इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया है कि एजेंसी एक प्रयोग करना चाहती थी ताकि यह देखा जा सके कि क्या हम पृथ्वी पर बिना गुरुत्वाकर्षण के 7 सेकंड तक जीवित रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस गुरुत्वाकर्षण विसंगति के बाद आर्थिक पतन से उभरने और समुदायों के पुनर्निर्माण में कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी का लगभग हर बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाएगा। ये ज्ञात है कि 12 अगस्त 2026 को एक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या षड्यंत्र सिद्धांतकार इसे इस बात के संकेत के रूप में लेंगे कि उसी तारीख को कुछ और भी अधिक भयावह घटित होने वाला है। तब से कई विशेषज्ञों ने सामने आकर जनता को आश्वस्त किया है कि उस तारीख को गुरुत्वाकर्षण हमेशा की तरह सामान्य रहेगा और किसी को भी कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा है। नंबर 1। 2008 में ड्रीमवर्क्स ने प्रतिष्ठित एक्शन कॉमेडी फिल्म कुंग फू पांडा का निर्माण किया। ये फिल्म पो नामक एक पांडा भालू की जिंदगी को दिखाती है जो बाद में फ्यूरियस 5 के साथ एक कुंग फू मास्टर बन जाता है। फ्यूरियस 5 में वाइपर, टाइग्रेस, मंकी, क्रेन और मैंटिस शामिल है। एक पूर्वाभास में पता चला कि खतरनाक स्नो लेपर्ड ताइलुंग हाई सिक्योरिटी जेल से भागेगा, इसलिए ड्रैगन वॉरियर का चुना जाना जरूरी है। जो इसके योग्य होगा उसे ड्रैगन स्क्रॉल की शक्ति मिलेगी। इस फिल्म के बारे में कुछ थ्योरीज है, जिनमें से एक ताई लुंग के इर्द गिर्द घूमती है। एक षड्यंत्र सिद्धांत के अनुसार वह हमेशा से ड्रैगन वॉरियर था। इसमें बताया गया है कि यह किरदार फिल्म में सफल रहा, हालांकि अंत में हार गया। एक रेडिट यूजर ने बताया कि उसे स्क्रोल या ड्रैगन वॉरियर बनने से वंचित नहीं किया गया था, बल्कि ये सब एक परीक्षा थी। तेंदुए को इनकार को विनम्रता के साथ स्वीकार करना था, जिसके बाद उसे स्क्रॉल दिया जाता, यह जांचने के लिए कि कोई शिष्य प्रशिक्षण पूरा करने के योग्य है या नहीं। डोजो परीक्षा के बाद उन्हें स्क्रॉल देने से इनकार कर देता था, ताकि यह पता चल सके कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ संतुलन और आंतरिक शांति की कला में भी महारत हासिल कर ली होती तो वे ऐसे इनकार को विनम्रता के साथ स्वीकार कर सकते थे। इस मामले में शिष्य यह साबित कर देता कि वह अंदर और बाहर दोनों तरह से पूर्ण है, जिसके बाद गुरु कारण समझाते और फिर उन्हें स्क्रॉल दे देते। ताई लुंग ने विनम्रता से प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय वह गुस्से में फट पड़ा, इसलिए उसे स्क्रॉल नहीं मिला। ये इसलिए था क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वह स्क्रॉल के योग्य नहीं है और आंतरिक शांति नहीं पाई थी। एक और अजीब सिद्धांत है कि ये शो एशियाई पालन पोषण पर था। ताई लुंग, टाइग्रेस और पो एशियाई माता पिता द्वारा देखे जाने वाले बच्चों के 3 प्रकार दर्शाते हैं। मास्टर शिफू उन माता पिता का प्रतीक है। स्नो लेपर्ड उस गोल्डन बॉय का प्रतीक है जिसकी प्रतिभा और परफेक्ट रवैया सबको नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाता है और आखिरकार जब उसे उसकी चाहत नहीं मिलती तो वह काफी कड़वा हो जाता है। टाइग्रेस बच्चों में डार्क हॉर्स है, उसमें प्रतिभा है, लेकिन वो ताइलुंग जितनी नहीं। वह उससे कम है और अपनी रुचियों को नहीं तलाश पाती।
उसे भी उस दूसरे बच्चे की तरह उसी राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना उसे मिला था। वह बड़ी होकर ठीक रहती है, लेकिन अंदरूनी उथल पुथल से जूझती है। फिर पो सबसे अलग है, एक वाइल्ड कार्ड की तरह। उसमें कोई खास हुनर नहीं है और उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया जाता है। गुरु को उससे कोई उम्मीद नहीं थी जब तक उसे पता नहीं चला कि वह पारंपरिक योद्धा नहीं है। वह पो को खुद की राह खोजने के लिए प्रेरित करता है और उसकी ट्रेनिंग भी अलग होती है। इस साजिश के मुताबिक एशियाई माता पिता गणित विज्ञान को बहुत अहम मानते हैं, जिससे कुछ बच्चे उनकी उम्मीदें नहीं पूरी कर पाते और भावनात्मक रूप से उपेक्षित रह जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।